हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बंगाल में भगवा राज, एंड ऑफ दीदी एरा, बंगाल इलेक्शंस, बीजेपी वर्सेस टीएमसी एंड मोर। तो भाई अभी इसी चैनल के अंदर जो इससे पहले की वीडियो है वो लाइव जो ओथ सेरेमनी हुई है जिसमें मोदी जी और इतने सारे लोग बीजेपी के टॉप के लीडर्स आए थे, उसका पूरा हमने रिएक्शन किया है। अगर आपने वो मिस कर दिया तो पहले उसको देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है ना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और कल की जो सबसे पहली वाली मूवी कह रही हूँ वीडियो थी, इसी यही जिसमें अमित शाह डिक्लेयर करते हैं कि कौन सीएम बनेगा, किसका नाम पब्लिक करते हैं, वो वाली वीडियो देखना हो, वो भी बड़ी मज़ेदार है। उसमें जो बीच बीच में ममता के रिएक्शंस आते हैं ना हर स्टेज में, वो बड़े क्लासिकल थे, तो वो भी देखना, मज़ा आएगा। तो चलो अब शुरू करें। मैंने व्हाइट इसलिए पहना अपना आज का वीडियो में विजय को डेडिकेट कर रहा हूँ। क्यों भाई? वो ऐसे नहीं करता, जैसे रामराज से लिया वैसे भी शर्ट मैंने। सॉरी, शुरू करते हैं। विजय की ओथ सेरेमनी हो गई है क्या? अच्छा, सुनने में आया है कि बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने फिर से अपनी कंपनी के कई सारे इंजीनियर्स को निकाल दिया नौकरी से। इससे मेरे को एक बहुत ही पुराना जोक याद आ गया, सुना देता हूँ आपको। कि एक आदमी अपने पड़ोसी से कहता है कि मेरे चार बेटे हैं, पहले ने एमबीए कर रखा है, दूसरे ने इंजीनियरिंग कर रखी है और तीसरे ने पीएचडी कर रखी है, और चौथा वाला चोर है। पड़ोसी कहता है अच्छा, चोर वाले बेटे को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते आप? आदमी बोला कैसे निकालूं, वही तो कमा के लाता है। आएगा क्या? काम करने दे। नमस्ते, वेलकम दोस्तों, क्या हाल क्या बता कल्लू कह रहे हैं। चाल है? हफ्ते भर का हाल चाल और बवाल इस शो में लेकर आना मेरा काम है। वैसे भी गर्मियां चालू हो गई थी, वही काम है मेरे पास, आपके लिए ऐसे शोज लाना और खाली टाइम में फ्रिज में बोतल भर के रखना। फिलहाल शो लेकर आया हूँ तो शुरू करते हैं। केजरीवाल सर चालू करें। करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ये चला गया, मैं इसकी शक्ल नहीं देखनी। अच्छा, इस हफ्ते की शुरुआत में हुआ ऐसा कि हम सबका चिरी फटी का मनी ऑर्डर आ गया। हम सब डर गए। कैसे डर गए? क्योंकि हमारे फोन में इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट अलर्ट का मैसेज भेजा गया, आपको भी आया होगा। सब लोगों के फोन अचानक से एक साथ बज उठे। अब आगे इंडिया में भी अब कुछ ज्ञानी इस पर रिएक्ट करते हुए पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई इससे पैनिक फैल गया, साउंड बहुत तेज था उस इमरजेंसी मैसेज का। इधर आना, इधर इधर। ये बताओ भैया, इमरजेंसी अलर्ट के साउंड में तुम्हें अरिजीत सिंह की आवाज में लोरी सुननी है? अबे जब ऐसा साउंड होगा, इमरजेंसी की तरह ही होगा ना। थोड़ा कम हमारे भी आता है। इमरजेंसी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। इस हफ्ते कमर्शियल एलपीजी का जो सिलेंडर होता है उसमें पर सिलेंडर 993 रुपए का प्राइस इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन डोमेस्टिक एलपीजी का प्राइस नहीं बढ़ाया गया। मतलब ये जो गवर्नमेंट है, डोमेस्टिक और कमर्शियल का मतलब क्या है? जो रेस्टोरेंट में वहां पे उनको कमर्शियल बोलते हैं क्या? हमारी ये मम्मियों के लिए काम कर रही है, माताओं के लिए। जानबूझ के बाहर रेस्टोरेंट का खाना महंगा किया गया ओ वही मैं कह रही थी, है ताकि हम पिज्जा अपनी माओ के खाने, हाथ के बने हुए खाने खाओ जिनको तुम बुरा बुरा कहते हो। बर्गर छोड़ के घर की तोरी लौकी टिंडे खाएं। हेल्दी खाना खाओ, माँ के हाथ का प्यार भरा खाना खाओ। आगे बढ़ते दोस्तों, इस हफ्ते जबलपुर में बरगी डैम पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां रिजर्वायर में एक क्रूज पलट गई, डूब गई और कई सारे लोग। ओ यार, इसका हमने न्यूज़ की थी। मैंने पहले भी कहा है, फिर से कहना चाहूंगा कि इस देश में शासन प्रशासन पर आप भरोसा मत करिए। आप अपनी सेफ्टी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए सावधान रहिए और ऐसा समझ के चलिए कि लाइव स्क्विड गेम चल रहा है, बस टेक केयर। पाकिस्तान की बात करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर छोड़ दिया जाए। उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, बोला इन्फेक्शन भी हो गया, लेकिन उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है। क्यों नहीं गया भाई? हेलो, क्योंकि शायद उन्होंने एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखी होगी। बाकी दुनिया में इंग्लिश आने के फायदे होते हैं, पाकिस्तान में इंग्लिश आने से नुकसान होता है। अब देखो, एक और आदमी पाकिस्तान में जिसे इंग्लिश नहीं आती, उसे अब सक्सेस मिल गई। जी हाँ, कौन? उसकी टीम ने पजामा सलवार IPL जीत लिया। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। ओह, इंग्लिश का एक्सपर्ट है ये। और ये लीग जीतने के बाद इन घंटे के किंग साहब ने पता है क्या किया? कोहली को कॉपी करने के बाद रोहित को कॉपी करने की नाकाम कोशिश करी है। क्या किया? जैसे रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी कलेक्ट करी थी, अच्छा वैसे ही भाग के आ रहा है पागलों की तरह, वैसे ही करने की कोशिश करी, लेकिन मास्टरपीस की बराबरी गिर तो नहीं गया, फिसल गया? चीप कॉपी तो कर ही नहीं सकती। बात तो सही है। और भाई रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप कलेक्ट किया था। अरे सो स्टूपिड यार, कि किसी और की कॉपी क्यों करते हो? इतना क्या है तुम्हें? वो देखो, वो जैसे रोहित ये दिखाया ना साथ में, वहां पे रोहित ऐसे भाग के आ रहा है, वैसे ही वो कर रहे हैं बेसिकली। वापस निकल गए। पीएसएल थोड़ी ना कलेक्ट किया था, और पीएसएल की ट्रॉफी होती तो रोहित भाई लेने से मना करते थे। वैसे भी ट्रॉफी मोहसिन नकवी ने दी। हम तो वैसे भी उस आदमी से ट्रॉफी नहीं लेते, कभी नहीं। चलिए, पीएसएल से आईपीएल शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि आईपीएल का फाइनल भी शिफ्ट हो गया है। ओह,
पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये खेला जाना था, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा। वेरी गुड, वो तो बड़ा स्टेडियम है। पर आपको पता है वेन्यू चेंज क्यों हुआ? क्योंकि कर्नाटक के विधायकों ने इतनी टिकट की मांग कर दी कि ओ कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन डिमांड पूरी करने की हालत में नहीं है, इसलिए लॉजिस्टिक्स का बहाना देकर फाइनल को अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया। मतलब क्या स्टेडियम की टिकट उसकी उन्होंने टिकट महंगी करने की कोशिश की है क्या? टिकट्स ये तो वही तो चोरी चकारी ये नहीं होनी चाहिए, एक ही रेट होना चाहिए। ठीक है, मुझे तो पहले यही लगता था कि नेता लोग खाली इलेक्शन की टिकट के लिए पुदीना बोलते हैं, अब पता चला इन लोगों को मैच का टिकट भी उतनी ही शिद्दत से चाहिए। नहीं गजब बेइज्जती है। वैसे बीसीसीआई वालों को भी मानना पड़ेगा, फाइनल किसी और ग्राउंड को भी दिया जा सकता था, लेकिन इन्होंने अहमदाबाद को ही दिया। मेरा ठीक है, सबसे बड़ा है वो। मानना है कि वर्ल्ड कप फाइनल कराने से अच्छा है इस स्टेडियम में आईपीएल फाइनल ही करवा दो, क्योंकि इंडिया अगर यहाँ पर हार जाती तो लोग इसको पनौती स्टेडियम बोलते। आईपीएल फाइनल बिल्कुल रिस्क फ्री है, जो कोई भी जीतेगा, इंडिया की टीम है। टीम जीतती है वो अपने इंडिया की ही टीम। स्टेडियम को पनौती फ्री बनाने की निंजा टेक्निक हो गई नहीं। सच में आईपीएल में पंजाब ने अपने सारे चंडीगढ़ वाले मैच खत्म कर लिए हैं, अब पंजाब का होम मैच धर्मशाला में शिफ्ट हो गया, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। लेकिन अगर आप धर्मशाला के ग्राउंड का टिकट प्राइस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया का शायद सबसे महंगा ओ माय गॉड, 2750 से शुरू होके 15,000 तक। मेरा एक दोस्त वहाँ मैच देखना चाह रहा था धर्मशाला के ग्राउंड में। वो 15,000 वाला वही होगा जो वीआईपी वाला होता है, जिसमें खाने वाने का एरिया। जाकर मैंने उससे पूछा भाई तुमने टिकट बुक करा ली? कहने लगा नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोलता है पेमेंट के टाइम पर खाली कार्ड और यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, किडनी से पेमेंट कैसे की जाती है ये बता ही नहीं रहे। एक और मैं तो ना देखूं इतने पैसे वेस्ट कर गए। दर्शन नहीं हुआ आईपीएल के ग्राउंड में। धोनी भाई भी मस्त आदमी है, क्या गोली दे रहे, आ गया कि नहीं कोई गेम में? खेल भी नहीं रहे और रिटायर भी नहीं हो रहे। खेला ही नहीं अभी तक और रिटायर भी नहीं हो रहा। वाह, कहीं ममता बनर्जी दीदी ने धोनी से इंस्पिरेशन तो नहीं कि कुछ भी हो जाए तो रिटायर होंगे ना रिजाइन करेंगे। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा तुम्बा तुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अच्छा, ममता बनर्जी से याद आया, आपको क्या लगता है ममता दीदी की हार की सबसे बड़ी वजह कौन है? वो खुद है। मोदी जी नहीं, ये गाना है। अमित शाह अरे बिल्कुल गाना बम्बा कम्बा कम्बा। नहीं, शुभेंदु अधिकारी अरे ना बाबा ना। मैं आपको बताता हूँ कौन आदमी है, लियोनेल मेसी। ये क्यों है भाई? कैसे 2011 में मेसी पहली बार वेस्ट बंगाल आए थे, उनके आने के कुछ ही महीने बाद सालों से चली आ रही लेफ्ट की सरकार गिर गई और टीएमसी सत्ता में आ गया। फिर पूरे 15 साल इन्होंने राज किया। 15 साल बाद इनको आइडिया आया कि मेसी को वापस से वेस्ट बंगाल बुलाना चाहिए। वो आया था क्या? वो आया था। कौन? मेसी। वो और देख नहीं उनके पा आने रहा के उसे। कुछ ही महीनों बाद अच्छा, वो नहीं हुआ था, बस आया था 2 सेकंड के लिए, इतना शोर मचा था, लोग गुस्से हुए थे कि देखने को भी नहीं मिला, कुछ नहीं था। में फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया। यानी अब अगर बीजेपी वाले चाहते हैं कि बंगाल में ना मेसी को नहीं लाएंगे, लंबी सत्ता उनकी बनी रहे, क्या करना है? मेसी को नहीं लाना। मेसी को नहीं बुलाना, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा, मेसी से याद है इस साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी है और इंडिया में वर्ल्ड कप दिखाने के लिए एक भी चैनल या ओटीटी ने बिड नहीं किया क्योंकि एडवर्टाइजर्स नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्रिकेट से ही नहीं टाइम मिलता, तो सब क्रिकेटर ही हैं। सॉकर किसी को फुटबॉल शुटबॉल का किसी को है ही नहीं, इसका पैसे मतलब। की डील नहीं हो पा रही। जब मेसी भारत आए थे तब उनको देखने के लिए लोगों ने 80-80 हजार रुपए तक की टिकट दी थी, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप को एडवर्टाइजर्स नहीं मिल रहे। गजब खराब है। वही ना, वहाँ पे कोई और गेम है ही नहीं इंडिया में। देखिए, इस देश में अगर आपको फुटबॉल की सही हालत देखनी तो आप एमएस धोनी फिल्म उठाकर देख लेना वापस। उसमें धोनी फुटबॉल खेल रहे होते हैं और उनके स्पोर्ट्स टीचर आकर उनको बोलते हैं क्रिकेट खेलो कि तुम गोलकीपिंग अच्छी करता है, क्रिकेट खेलेगा? गोलकीपिंग से क्रिकेट। अच्छा गोलकीपिंग करता तू, क्रिकेट खेलेगा? बस इसी एक लाइन से आप समझ लो कि इंडिया में फुटबॉल की हालत इतनी खराब काहे को है? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, फुटबॉल रो रहा है बेचारा। लाइफ खराब हो गया। वैसे आपको एक मस्त चीज बताता हूँ, आपको पता है फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल्स बनती है ना, जिसे खेला जाता है, वो कहाँ मैन्युफैक्चर होती है? पाकिस्तान। आप सोच भी नहीं पाओगे, पाकिस्तान। बिना गूगल के तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में। मुझे पता था, ये लो। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान बिल्कुल में सच बोल रहा आता हूँ दादा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, चेक कर लो जाके इंटरनेट पे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कोई एक तो ऐसी चीज बना रहा है जिसको लाख तभी नहीं चल रही। मारो तो वो फटेगी नहीं। वैसे फटी से याद आया, 1 साल हो गए हैं पाकिस्तान के फटे हुए, आई मीन ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे हो गए, लेकिन गरीब आदमी ना जीने का तरीका निकाल ही लेता है, कैसे न कैसे ढूंढ ही लेता है। अब देखो, इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइलें इतनी मारी कि पाकिस्तान ने उन मिसाइलों का बचा हुआ लोहा बेच के आटा खरीदा। ये जो धुरंधर में हमजा पाकिस्तान जाके वो जो खाते हुए दिखाया गया ना, उसी के पैसों से। वो पैसा कहाँ से आया? हमारा लोहा बेच के मिसाइल। रामित की हंसी मत दिखाओ। बाकी इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तो इलेक्शन रिजल्ट्स ही है दोस्तों। हमने सोचा कि इसकी बात एंड में ही करते हैं। इस चुनाव से दोस्तों ये तो साबित हो गया है कि मोदी जी बहुत भले आदमी हैं, सबको हारने का बराबर मौका दिया। तो दोस्तों, चुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार रहे। असम के नतीजे के बाद
पवन खेड़ा मुश्किल में है, बंगाल के मेरे तो वही देखना है। नतीजे के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए मुश्किल में हैं, तमिलनाडु के नतीजे के बाद नेता लोग मुश्किल में हैं क्योंकि अब अभिनेता बाजी मारने लगे हैं, केरल के रिजल्ट के बाद वामपंथी विचारधारा खतरे में है और इन सारे नतीजों के बाद रिजॉर्ट ओनर्स मुश्किल में हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टी अपने विधायकों को रिजॉर्ट नहीं भेज रही भाई, सब धंधे का नुकसान हो गया कतई। शाबाश बेटा। हाँ, तो समझ नहीं आया। इलेक्शन की ना भारत में बस एक ही कहानी और एक ही रूल है कि या तो एक पार्टी हारती है या बीजेपी जीतती है। लेकिन बीजेपी ने अपनी जीत सिक्योर कैसे करी, बंगाल में जीत के मायने क्या हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये जानना भी है कि भाई तमिलनाडु में अब आगे होगा क्या। आज की वीडियो में इसी में डिटेल में बात तो तमिलनाडु में अभी तक ये बना नहीं है क्या? मुझे लगा था स्कूल्स आगे बढ़ेंगे वहाँ पे। ये अपना रोस्ट करना करेंगे। वैसे बंगाल इलेक्शन पर हमने डिस्कस किया है यशवंत देशमुख के साथ हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में, दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा उससे दुखी कौन है? ममता बनर्जी? नहीं। महुआ मोइत्रा? अरे नहीं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव या केजरीवाल? अरे नहीं बाबा नहीं। बंगाल की बीजेपी में जीत से सबसे ज्यादा दुखी दो लोग हैं, एक तो दूसरे राज्य में रहने वाली मछलियां और दूसरे क्यों भाई? जो लोग दुखी हैं वो है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। मछलियाँ क्यों है दूसरे राज्य की? मछलियां तो इसलिए खाएंगे क्योंकि ना जब बंगाल में मछलियाँ। चुनाव प्रचार हो रहा उन्होंने था बोला था ना मछली नहीं खाते बीजेपी वाले। नहीं, पर वो तो कह रहे थे खाएंगे। हाँ तो बीजेपी वाले नहीं खाते ना, तो अब खाएंगे बीजेपी वाले। करी जा रही थी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने ये नैरेटिव Correct. बनाया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो यहाँ के लोगों को मछली बस बता सुन लो। खाने को नहीं मिलेगी। ऐसे में रवि किशन बाबू जो भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि अरे हमें तो बाहर के राज्यों से मछली पकड़कर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप क्या बात करते हैं? हम यहाँ के कुएं तालाब में बाहर के राज्यों से मछली लाके उन तालाबों और कुओं को भर देंगे। जितनी मछलियां खानी है आप लोग खाइएगा। हम लोग बहुत सारा और मछली बिहार का, यूपी का, वहाँ की भी मछलियां ला रहे हैं, यहाँ कुएं में डालेंगे, यहाँ के तालाब में डालेंगे। जितना 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ। अरे सोच के देखो यार, क्या चल रहा है? अगर कोई मछली जो बंगाल की खाड़ी में रहती होगी बेचारी, वो विद फैमिली पूरा समंदर तैर के अरब सागर की तरफ आई होगी और राहत फतेह अली खान की राहत की सांस ले रही होगी। अब बीजेपी वाले पकड़कर उसी मछली को दोबारा बंगाल ले आएंगे। मछली भी यही सोच रही होगी क्या भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? दूसरी दिक्कत मछली के अलावा क्या लॉजिक मारा? बांग्लादेशियों को हो रही। भाजपा हमेशा से ही इल्जाम लगाती रही कि बांग्लादेश से इलीगल घुसपैठी इंडिया में आते हैं। ऑपोजिशन का ये कहना था कि जब आपके पास केंद्र में पावर है, आप बीएसएफ कंट्रोल करते हो, तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? टीएमसी तो ऐसा मानने को तैयार ही नहीं थी कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। लेकिन अगर आप भाजपा की बंगाल की जीत के बाद बांग्लादेश के अखबार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश में खलबली मची हुई। बीजेपी का बंगाल में पावर में आना कम से कम बांग्लादेश के अखबारों के हिसाब से तो अच्छी खबर नहीं। गुड। बांग्लादेश के लिए क्या कह रहे हैं बांग्लादेश के अखबार, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से भारत आते हैं तो क्यों आते हैं? हमारी डेमोग्राफी अच्छी चेंज life के करने लिए के आते लिए। हैं। हमारी डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। दोस्तों बांग्लादेशियों का भारत आने का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश की जमीन बहुत उपजाऊ थी, इसलिए वहां पर आबादी बहुत हुआ करती थी। लेकिन 19वीं सदी में वहां पर अकाल पड़ा और कुछ जमींदारों से भी गरीब जनता का पंगा हो गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आबादी असम और वेस्ट बंगाल की तरफ आई। एक बार ऐसे थोड़ी फिर से याद दिला दें कि इस वक्त तक बांग्लादेश जैसा कोई देश बना ही नहीं था। इनफैक्ट ईस्ट पाकिस्तान भी नहीं था। ये वक्त है जब अंग्रेज भारत के ऊपर शासन किया करते थे। तब की फिर बात जब है। देश का विभाजन हो गया और ईस्ट पाकिस्तान बन गया तो बड़ी संख्या में हिंदू ईस्ट पाकिस्तान से असम और वेस्ट बंगाल आए, जबकि कई मुसलमान बांग्लादेश भी चले गए। फिर जब 1971 में पाकिस्तान के पजामे या नाड़ा खींच लिया गया और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और उनको आजादी मिल गई, तब भी कई लोग हिंसा की वजह से भारत आए। ठीक नंबर्स तो किसी को नहीं पता, लेकिन अनुमान है कि 1971 में बांग्लादेश से 1 करोड़ लोग भारत आए थे, जिसमें से 1 करोड़ बहुत बड़ा तबका वापस ही नहीं है। 2007 में भारत सरकार ने यह बात फॉर्मली एक्सेप्ट की थी, ऑफिशियली एक्सेप्ट की थी कि 12 मिलियन बांग्लादेशी भारत में इलीगली रह रहे हैं। बांग्लादेशियों के भारत आने जाने की एक वजह यह भी है कि बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर उतनी मुस्तैद और चाक चौबंद नहीं है जितनी पाकिस्तान के साथ है। इसी वजह से बांग्लादेशी इंडिया पाकिस्तान से भी आ जाते हैं लोग। बे रोक टोक आते रहे और बीजेपी का इल्जाम था कि इन घुसपैठियों को टीएमसी ने इंडिया में अपने वोट बैंक की तरह यूज किया। हाँ सच है। जबकि ये हमारे संसाधनों पर बोझ हैं। टीएमसी संसाधनों पे ही नहीं, हमारे देश के लिए खतरा है। ने कभी इस बात को खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बांग्लादेश के अखबारों में जो हड़कंप मचा हुआ है बीजेपी की जीत के बाद, वो ये साफ बताता है कि इलीगल इमिग्रेशन का एक बड़ा मुद्दा था और ये रियल मुद्दा था। और इसी वजह से बंगाल और असम का इलेक्शन बांग्लादेश में बड़ी करीबी से फॉलो किया गया। वो लोग देख रहे थे क्या क्या हो रहा है भारत में। बांग्लादेश के एक लीडिंग अखबार द डेली स्टार ने एक ओपिनियन पीस लिखा है जिसमें यह आशंका जताई गई कि क्योंकि अब असम और बंगाल दोनों जगह भाजपा की सरकार है, अरे वाह, तो बॉर्डर सिक्योरिटी और सख्त हो सकती है। वेरी गुड। इसी तरह प्रथमो आलो एक और बांग्लादेशी अखबार में यह खबर छपी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर के तहत लोगों के नाम हटाए, अगर कल को उनको बांग्लादेशी मानकर बांग्लादेश भेजा गया तो दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं।
अभी कौन से अच्छे हैं? आपको बता दें कि इससे पहले जब असम ने एनआरसी कराया था और कुछ बांग्लादेशियों को वापस भेजा था, तो बांग्लादेश के इंडिया हाई कमीशन से एम्बेसडर को तलब किया गया था और ये बताया गया था कि आपने जिन लोगों को वापस भेजा ना बांग्लादेश में, वो बांग्लादेशी हैं ही नहीं। तो कौन है? हैं? उनमें से कुछ भारतीय ही हैं और कोई कुछ भारतीय नहीं है। रोहिंग्या से। जैसे हमारे देश में कई लोग रोहिंग्या को बांग्लादेश से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन असल में मैं तो यही मानती हूँ रोहिंग्या से रोहिंग्या बर्मा के बांग्लादेशी। हैं। मैं तो यही सोचती हूँ, तुम्हारे वहीं से आए हैं रोहिंग्या ना? इज फ्रॉम बर्मा, हाँ, पर आते तो उन्हीं की तरफ से होंगे। म्यांमार से हैं वो। रोहिंग्या हाँ, आते उनकी म्यांमार तरफ। के हाँ, फिर तुम्हारी ही है, तुमने अलाउ के क्यों पास करने दिया? इंडिया में। खैर, बांग्लादेश के अखबार इस बात पर साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद जो बॉर्डर सिक्योरिटी सख्त होगी वो बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि जिस अखबार ने ये लिखा है कि इंडिया एसआईआर में हटाए गए लोगों को बांग्लादेश भेज देगा, उनको शायद ये बात नहीं मालूम है कि असल में एसआईआर लिस्ट में हटाए गए लोगों में ज्यादा परसेंटेज तो हिंदुओं का है। वैसे दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण हिंदू वोट के कंसोलिडेशन को भी माना जा रहा है वो तो है। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल बांग्लादेश हिंदू कम्युनिटी से भी जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश की एक हिंदू कम्युनिटी है जिसको मटुआ कम्युनिटी कहा जाता है। ये कम्युनिटी बांग्लादेश में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से भारत आ गए थे। 34 साल तक वेस्ट बंगाल में लेफ्ट का शासन रहा, तब इस मटुआ कम्युनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली नहीं। इनकी बातों पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया गया, इनकी मांगों को इतना ज्यादा देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। लेकिन 2011 में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने मटुआ कम्युनिटी को बहुत इज्जत दी। इनके लोगों को रहने के लिए पक्के मकान और इनके एरिया में अच्छी सड़क और उनके परिवार वालों को कई विभागों में नौकरियां दे दी गई। इस वजह से ये अपन इंडिया के लोग मर रहे थे। टीएमसी लॉयलिस्ट थे। ऐसे में बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेली। उनको पता था कि ये कम्युनिटी ममता बनर्जी के खिलाफ तो नहीं जाएगी। ऐसे में बीजेपी ने मटुआ कम्युनिटी को कुछ ऐसा ऑफर किया जो कि स्टेट गवर्नमेंट क्या? ऑफर कर ही सिटीजनशिप? नहीं सकती थी। ये था सिटीजनशिप का ऑफर। अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रोसेस होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया सीएए लाके। सीएए के हिसाब से मटुआ कम्युनिटी इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल थी, लेकिन विपक्ष ने सीएए के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट कर दिया। इस प्रोटेस्ट में ममता दीदी ने भी बड़े चढ़कर हिस्सा लिया और इस पूरे केस में वो एंटी मटुआ कम्युनिटी समझी गई। एक ऐसी कम्युनिटी जिनको सबसे पहले रिस्पेक्ट ममता बनर्जी नहीं दिलाई थी, अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ हो गई क्योंकि ममता उनकी सिटीजनशिप के खिलाफ थी। इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी ने ममता के किले में सेंध लगाई। यानी बीजेपी भले ही बंगाल 2026 में जीती, लेकिन उन्होंने इसकी नींव बहुत पहले डाल दी थी दोस्त। सफेद कपड़ा चलिए वापस से इस डिस्कशन हमें थोड़ा सा लगता है ममता को पर आते हैं कि बंगाल और असम में जो जीत मिली है बीजेपी को, उससे बांग्लादेश में क्या रिएक्शन आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो हड़कंप बांग्लादेश के अखबारों और वहां के जर्नलिस्ट के जो ओपिनियन है ना, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जरूरी नहीं कि बंगाल में भाजपा की जीत से बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट्स नाराज हो है। तो सही हमने देखा है। तो पता नहीं उनको। मैं बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में भारत बांग्लादेश के रिश्ते थोड़े बेटर हुए। क्या बेटर? एक मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल वाली कंट्रोवर्सी को अगर छोड़ दें तो दिल्ली से लेकर ढाका दोनों जगह के डिप्लोमेट्स और नेता कुछ भी illegal, बोलते बहुत रहते illegals आ हो। रहे हैं, पाकिस्तान stop से दोस्ती करके बैठा हुआ है वो, उसके साथ कैसे हमारे बेटर हो सकते हैं? आउटलुक होगा तो और होती रहेगी, हाँ, illegal ऐसे हमने immigration। देखा ना, थोड़ा सा आगे बातचीत करने तो अच्छा हो गया। नो, कुछ ठोस सबूत होना चाहिए। चिकन नेक बड़ा हो जाए तो बात करो कि हाँ अच्छे रिलेशनशिप्स हो गए हैं। बातें कर रहे हैं। उनको जब जरूरत होती है, कुछ चाहिए होता है तो रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, जब मतलब खत्म हो जाता है तो वो अपना करते हैं। नो नो नो, और किस तरीके से भारत बांग्लादेश संबंध बेहतर हो सकते हैं, इस पर लगातार काम भी हो रहा है। नहीं, हमें बेहतर करनी ही नहीं है। ऐसे में बंगाल में बीजेपी अपना दम से रखो आसपास के इन लोग कंट्रीज को, ताकि ये डर के रहें। की जीत से बांग्लादेश को एक उम्मीद ये है कि तीस्ता नदी का जो मुद्दा है वो अब सॉल्व हो जाएगा। वेल, तीस्ता नदी के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसी नदी है जो सिक्किम से होकर बंगाल में आती है और फिर बांग्लादेश चली जाती है। उनको वही पड़ा है ना, उससे भी उनको है। जब कोई नदी दो देशों के बीच सफर तय करती है तो उसके पानी को लेकर अक्सर विवाद होता है और इस विवाद को सुलझाने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है जो ये डिसाइड करता है कि नदी का पानी कितने परसेंटेज में कौन सा देश रखेगा। ये लॉ गंगा नदी के पानी पर तो अप्लाई करता है, यानी भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी के पानी को लेकर ऑलरेडी एक अग्रीमेंट है, लेकिन तीस्ता नदी के पानी को लेकर अभी तक कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह ममता बनर्जी। 2011 में मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे और ढाका विजिट पर गए थे, तब उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि तीस्ता नदी के लगभग 50% पानी पर भारत की ओनरशिप है, 40% पानी पर बांग्लादेश की ओनरशिप रहेगी, बाकी बचा 10% पानी नदी का अपना भी तो होगा। लेकिन जब ये प्रस्ताव ममता बनर्जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा जी हाँ, ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। बच्चे को माँ बाप हमेशा नहीं करते हैं तो वो दुखी होकर बुरा हर चीज पे नहीं बोलते रहते हो। क्योंकि वो 2011 में नई सीएम बनी थी वेस्ट बंगाल की और उनको ये डर था कि अगर ये प्रस्ताव मान लिया गया तो नॉर्थ बंगाल के किसान उनसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए ममता बनर्जी के रहते कभी भी तीस्ता नदी के पानी पर बांग्लादेश और भारत के बीच अग्रीमेंट नहीं हो पाया। अब बांग्लादेश हम 50 और उसको 40% दे रहे हैं, पता नहीं किस बेसिस पे दे रहे हैं। मुझे तो मैं खुद जितना नहीं soft हो गए। हाँ, इतना सॉफ्ट होने की जरूरत ही नहीं है। हम डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन हमारी का उस टाइम को जरूरत क्या है, तो फ्लक्चुएट। अगर हमें देना होगा तो मैं 20% भी दे सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, कभी कुछ भी होना इतनी चाहिए। immigration होती हम है illegal। हाँ, हमें सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए।
वो जमाने चले गए अब। खुश है कि सेंटर और स्टेट दोनों में एक ही सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है, यानी तीस्ता नदी का मसला सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश को लगता है कि अब भारत के साथ उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ज्यादा बेटर हो जाएगा, हो गया, क्योंकि दोनों जगह सेम पार्टी की सरकार है। इसका मतलब ये है कि अब बंगाल का विकास तेजी से होगा, वहां पर अच्छा इसकी बात करें, मैं तो वेस्ट बंगाल में अटकी पड़ी, बांग्लादेश में अटकी पड़ी, क्योंकि बांग्लादेश कह रहा मैं वेस्ट मैं भी बंगाल तो तो जाएगा यार। वेस्ट बंगाल तो जाएगा ही, मुझे लगा मैंने कहा बांग्लादेश बांग्लादेश, को मैं भी उसको देखे, मैंने कहा हाँ तुम्हारा बांग्लादेश का ट्रेड कुछ नहीं हो रहा। ट्रेड रूट को भूल के भी नहीं करना चाहिए इंडिया को। रिलीजन जिसमें जहाँ पे जिन जिन कंट्रियों में हावी हो गया ना, उनसे तो बहुत ध्यान से रोड्स बन जाएंगी। इस कनेक्टिविटी का फायदा बांग्लादेश को भी होगा, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। वही तो नहीं, बांग्लादेश की गवर्नमेंट और वहां के डिप्लोमेट्स तो इस चेंज से काफी खुश हुए, भाजपा की सरकार बंगाल में आ गई है। लेकिन शायद वहां की जनता और जर्नलिस्ट में इस बात का खौफ है कि बीजेपी के आने के बाद इलीगल इमिग्रेशन बंद हो जाए। ऑफ कोर्स डर किस बात का इन लोगों को यार? अगर इलीगल इमिग्रेशन बंद हो जाएगी तो तुम्हारी ही मेहनत बचेगी। कैसे भाई? फालतू में तुम लोग तैर के कूद के दौड़ के फांद के आते हो, वीजा लेकर लीगली आओ। हमारे तो पाकिस्तान से भी संबंध इसीलिए खराब हुए थे। हमें ये दिक्कत थोड़ी ना थी कि मिसबाह उल हक इंडिया खेलने क्यों आ रहा है। दिक्कत ये थी कि उनका एक आदमी वीजा लेकर आता था और 10 तारों के नीचे से आकर यहाँ पर आतंकवाद फैलाते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और बांग्लादेश के साथ अच्छी चीज बस यही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, यानी उतना गिरा हुआ मुल्क नहीं है। दोनों मिलजुल के वही कर रहे हैं अब, जो काम वो कर उस रहे हिसाब से हैं। बांग्लादेश के अखबारों में छप रहा है ना, लगता है कि बंगाल को भी इलीगल बांग्लादेशियों की शक्ल ज्यादा देखनी नहीं पड़ेगी अब, हैं? आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो, राघव चड्ढा ने पार्टी स्विच कर ली, बंगाल ने सरकार स्विच कर ली, आप लोग कब तक सेम जॉब में रहोगे भाई साहब? कुछ देखो अपना हिसाब। मैं तो यही कहूंगी इंडिया को कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना चाहिए, खासकर ऐसी कंट्रीज जो एक बार ही आपके साथ जो है रिलेशनशिप्स खराब कर चुकी कभी हैं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। कभी नहीं करना चाहिए। वो लोग तो कह रहे थे कि वेस्ट बंगाल को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दो। हाँ, वो ये तब बोल रहे हैं उनके वहाँ के बैठे हुए, और हम कह रहे हैं वो हमारी रिलेशनशिप्स, वो आके बोल देंगे थोड़ा सा और हम मोम की तरह पिघल के उनके साथ हो जाते। लीगल इमिग्रेशन खत्म नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते। चिकन नेक बढ़ाओ पहले, जब तक चिकन नेक, मैं तो ये कह रही हूँ पहले अपनी देश की सिक्योरिटी करवाओ। देखो कितना इनको हमसे है, इतना प्यार मोहब्बत, तो दे करा दे, कर दे हमारा चिकन नेक बड़ा, ताकि हमारी भी सेफ्टी हो। जब तक कोई ठोस चीज़ ना मिले तब तक कुछ नहीं करना चाहिए। ये तो सिर्फ ऊपर के होते हैं, उनको उनका फ़ायदा होता है, हमारा नहीं होता। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।